सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा सप्तम विषयः संस्कृत व्याकरणम् प्रकरणं वर्णविचारः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। तो छात्रों, आज मैं व्यंजन वर्ण की बात करते हैं। तो व्यंजन वर्ण जो है वो 33 है और वो 33 व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। 25 स्पर्श व्यंजन है जो क से लेकर के म तक परिगणित है और 4 ठो अंतस्थ व्यंजन है य व र ल, ये अंतस्थ व्यंजन है और 4 ठो उष्म व्यंजन है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये 4 जो हैं वो उष्म व्यंजन है और 3 ठो संयुक्त व्यंजन है जो ये 33 व्यंजनों के अंतर्गत ये गिनित नहीं है, लेकिन 3 संयुक्त व्यंजन माना गया है जो अक्ष, त्र, ज्य। एक स्पर्श व्यंजन का सबसे इजी तरीका लर्न करने का है कादयो मावशाणा स्पर्शा। कादयो मावशाणा स्पर्शा यानी क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन है। अब अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो सबसे पहले सूत्र है यणोन्तः अस्था, यणोन्तस्था। यन प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले य व र ल, ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। अब उष्म व्यंजन की बात करें तो सूत्र है सल उष्माण, यानी सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो परिगणित वर्ण हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये 4 उष्म व्यंजन कहे जाते हैं और मिश्रित या संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या व्यंजन कहते हैं। जैसे में क प्लस मूर्धन्य स प्लस अ बराबर अक्ष, त प्लस र प्लस अ बराबर त्र, ज प्लस य प्लस अ बराबर ज्ञ। अब हम अयोगवाह की बात करते हैं। तो अयोगवाह
न तो स्वर के साथ आया है न ये व्यंजन के साथ आया है। नहीं, ये जो 33 व्यंजन हैं और संस्कृत व्याकरण के दृष्टि से 9 स्वर हैं, ना उसके साथ गिनती में आया है, नहीं व्यंजनों के साथ आया है। ये एक स्पेशल अलग से आया है। तो अयोगवाह का वर्ण मात्रिका वर्णमाला में पढ़े गए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी हैं जो अयोगवाह कहलाता है। तो पहला है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है जिह्वा मूलीय और चौथा है उपपदमानीय। वर्ण तथा माहेश्वर सूत्रों में 9 पढ़े जाने के कारण ये अयोगवाह कहलाते हैं। पहला अनुस्वार तथा विसर्ग। अंग आह इत्यचः एक सूत्र है। अंग आह इत्यचः परानुसार विसर्गो, परानुस्वार विसर्गो। अंग और आह ये अच के आने पर क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। जैसे वालकम, रामम, श्यामम आदि में मकार के बाद आकार के ऊपर जो बिंदु हैं उसका नाम अनुस्वार है। इसका उच्चारण स्थान नासिक से होता है। नासिकानुस्वरारस्य, अनुस्वार का उच्चारण नासिक से होता है। जैसे राम। अब हम विसर्ग की बात करते हैं। तो राम, श्याम, ग्राम आदि में मकार के उत्तर, मकारोत्तर आकार के बाद जो 2 बिंदु हैं उसी को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान भी कंठे है। अको विसर्जनीयानाम कंठः। अब हम जिह्वा मूली की बात करें तो है कौख इति कखाभ्यां प्रागर्त विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलिया। एक चिन्ह आता है जिस क अर्ध चिन्ह जिसको कहते हैं। क ख के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे जिह्वा मूलीय वर्ण कहते हैं। यथा बालक क्रीडति, बालक खेलति। इसका उच्चारण कंठ के भी नीचे जिह्वा मूल से होता है। कुप्पो क पौ च सूत्र। सूत्र से विसर्ग ही विकल्प से जिह्वा मूलीय बन जाता है, नहीं तो विसर्ग भी रह सकता है। उपपदमानीय की बात करें तो सूत्र है पफ इति पफाभ्यां प्रागर्त विसर्ग सदृशो उपपदमानीयः। प और फ के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है उसे ही उपपदमानीय वर्ण कहते हैं। जैसे वृक्ष, वृक्ष पतति।
वृक्ष फलति, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उपपदमानीयानाम ओष्ठो। अब हम कार और इफ प्रत्यय की बात करते हैं। तो वर्णाकार संस्कृत व्याकरण में वर्णों में कार प्रत्यय लगाकर बोलना चाहिए। जैसे हम अ को आकार बोलते हैं, अ प्लस कार बराबर आकार, क प्लस कार बराबर ककार, ख से खकार, गौ से गकार। और रौ में इफ प्रत्यय लगाकर रेफ कहना चाहिए। अब अनुपूर्वी या पदों का अंत क्रम की बात करते हैं। तो किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम से व्यवस्थित रहते हैं उस क्रम का नाम अनुपूर्वी होता है। जैसे बालक शब्द में 6 वर्ण हैं, ब, आ, ल, अ, क, अ। राम शब्द में 4 वर्ण हैं, र, आ, म, अ। बालक और राम के अंत में आकार हैं, अतः ये आकारांत शब्द हैं। इसी प्रकार हरि, कवि, रवि, ऋषि, कपि आदि इकारांत शब्द हैं। भानु, गुरु, शिशु आदि उकारांत शब्द हैं। पितृ, भ्रातृ, मातृ, जमातृ आदि ऋकारांत शब्द हैं। राजन, आत्मन आदि शब्द नकारांत हैं। मनस, पयस, यशस आदि शकारांत शब्द हैं। जगत, सरित आदि तकारांत शब्द हैं। छात्रों, आज की क्लास को मैं यही समापन करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक लेकर के आएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ जाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।